अब देखो, कल हमने बात करी थी कौन से सिस्टम के बारे में? श्वसन तंत्र के बारे में। क्या था उसमें कि ऑक्सीजन युक्त वायु को शरीर के अंदर लिया गया था, इसको हमने इंस्पायरेशन कहा था, और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को बाहर किया गया था श्वसन अंगों की सहायता से। इसको कहा था हमने एक्सपायरेशन। और इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, इनको एक साथ क्या कहते हैं हम? ब्रीदिंग, या हिंदी में कहते हैं इसको श्वासोच्छ्वास। ये बात हम पहले कर चुके हैं। अब हमने कल श्वसन अंगों के नाम देखे। क्या था? नासिका, नासिका गुहा, ये बाहर की तरफ जो छिद्र दिख रहे हैं, नासिका छिद्र। फिर क्या था? फेरिंग्स, ग्रसनी, फिर कंठ या लैरिक्स, इसमें दो वाक रज्जु देखे थे हमने। उनके आपस में टकराने के कारण ही वॉइस, आवाज़ उत्पन्न होती है। उसके नीचे की तरफ हमने बात करी थी क्या? श्वास नली। और श्वास नली दो भागों में भिन्नित हो जाती है, बट जाती है। एक दाएं फेफड़े को जाती है, एक बाएं फेफड़े को, जिनको हमने ब्रोंकाई कहा है। और ब्रोंकाई आगे चलकर और ब्रोंकियोल्स में बढ़ जाते हैं। और ब्रोंकियोल्स के जो ऐसे ऊपरी सिरे थे, ये उनको हमने क्या कहा था? वायु कोश। और इन वायु कोश के अंदर ही जो हम सांस लेते हैं, तो वो वायु यहाँ जाकर बढ़ जाती है। इतनी बात हम कल देख चुके हैं। आज हम देखते हैं श्वासोच्छ्वास की क्रिया विधि के हम श्वसन कैसे करते हैं। श्वसन मीन्स वही सांस लेना और सांस छोड़ना। तो ऐसे क्या परिवर्तन हो रहे हैं? तो देखो, इस श्वासोच्छ्वास के लिए दो तरह की पेशियां होती है। एक होती है बाह्य परशुक पेशियां, और दूसरी पेशियां होती है अंतरा परशुक पेशियां। फिर एक होता है पसलियां, स्टर्नम, अभी बताती हूँ मैं ये क्या होता है। वो डायफ्राम। वो पांचवा होता है हमारे या फेफड़े। अब ये सभी भाग लेते हैं सांस लेने और सांस छोड़ने में। अब सबसे पहले तो आप लोग ये देखिए कि ये पेशियां क्या होती है। स्टर्नम जानते हो आप? अभी जान जाओगे। कुछ ऐसा देखा है सबने? कहाँ होता है? छाती में बोलते बेटा, बक्षी भाग, थोरेसिक कैविटी। यहाँ भाई सबने एक्सरे में देखा ही है, ठीक। अब जो ढांचा हमारे यहाँ आगे की तरफ है, वही क्या है? पीछे की तरफ है। अब हमारे शरीर के अंदर आगे की तरफ ये जो ये वाला भाग है, ये क्या कहलाता है? स्टर्नम कहलाता है। और इस स्टर्नम से पतली पतली छोटी छोटी अस्थियां निकलती है, वो कहलाती है पसलियां। क्या कहलाती है? ये पसलियां। बेटा बातचीत नहीं बिल्कुल। अब ये देखो कितनी पसलियां हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 12 आगे होती है और 12 काम पीछे। लेकिन स्टर्नम आगे ही होता है। अब पीछे ये पसलियां किससे जुड़ी रहेगी? हमारे मेरु रज्जु से, रीढ़ की हड्डी। यानी आगे तो क्या है? स्टर्नम है, पीछे मेरु रज्जु है, और इससे पसलियां निकली रहती है। तो पूरा क्या बन जाता है? ढांचा बन जाता है। और उसी के बीच में पाए जाते हैं हमारे दोनों फेफड़े, और एक और अंग होता है हमारा हार्ट। अभी फिलहाल हम हार्ट की बात नहीं कर रहे, लेकिन पोजीशन हार्ट की भी कहाँ होती है? बक्षी गुहा में ही होती है। क्लियर है ये चीज़? अब देखो, ये दो चीज़ तो हो गई, स्टर्नम और पसलियाँ, ठीक। अब
ये जो हम फेफड़े बनाएंगे, ये जो बनाते हैं फेफड़े, ये फेफड़े हैं हमारे, ये श्वसन मार्ग का चित्र है जो कल डिटेल में हम देख चुके हैं। अब देखो ये हमारे दोनों फेफड़े आगे स्टर्नम और पीछे मेरुरज्जु के बीच में सुरक्षित रहते हैं और यहाँ एक पेशी पर्देनुमा रचना पाई जाती है। इस पेशी पर्देनुमा रचना को क्या कहते हैं? डायफ्राम। ठीक है। अब ये लंग्स हो गए, ये फेफड़े, ठीक। और ये 3 भागों में विन्हित था, ये 2 भागों में विन्हित था, ये देखा हमने, ठीक। फिर अब लिखी मैंने 2 तरह की पेशियां, बाह्य परशुक पेशियां और अंतः परशुक पेशियां। अब देखो ये बाह्य परशुक पेशियां यहाँ पर कहाँ से निकल रही है? ऊपरी भाग से निकल रही है। जैसे ये अस्थि है, हर एक अस्थि के ऊपरी भाग से, कहाँ से? ऊपरी भाग से। बाह्य परशुक पेशियां स्टर्नम से जुड़ी हुई पसली के ऊपरी भाग से उत्पन्न होती है और पीछे जाकर कहाँ जुड़ेगी? मेरुरज्जु। ये हमारा मेरुरज्जु है पीछे। अब मेरुरज्जु से जुड़ी हुई भी हमारी पसलियां हैं, ये है पसलियां। अब ये यहाँ से ऊपर से निकलेगी बाह्य परशुक पेशी, पीछे जाकर कहाँ जुड़ेगी? निचले भाग से जुड़ेगी। ऊपर से निकल रही है और नीचे जाके जुड़ेगी। क्लियर है? अब इसी तरह अंतरा परशुक पेशियां ये कहाँ से निकलती है? निचले भाग से निकलेगी और पीछे जाकर ऊपर जाएगी। ये यहाँ पीछे जाकर क्रॉस बन रहा है। समझ में आई ये चीज? अब ये श्वसन की क्रियाविधि में भाग लेने वाली रचनाएं अंग है। अब ये कैसे करते हैं? श्वासोच्छवास 2 तरह से होता है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। ऑक्सीजन युक्त वायु को लेना और CO2 युक्त वायु को छोड़ना। इस प्रोसेस में वक्षी गुहा का आयतन बढ़ता है और कम होता है। तो जब वक्षी गुहा का आयतन बढ़ता है तब हम अपने आप वायुमंडलीय वायु, ऑक्सीजन युक्त वायु अंदर लेते हैं, नाक की सहायता से हमारे फेफड़े में जाती है। और जब सांस छोड़ते हैं तो वक्षी गुहा का आयतन कम होता है और अपने आप वायुमंडलीय वायु मतलब CO2 युक्त वायु कहाँ आ जाती है? बाहर आ जाती है। हमारे अंदर ऑक्सीजन युक्त वायु जाती है नाक के द्वारा, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं जाती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब देखो मैंने फिर बोला कि सांस लेते हैं तब वक्षी गुहा का आयतन बढ़ता है, सांस छोड़ते हैं तो वक्षी गुहा अपने आप हो रही है। फालतू बीच में नहीं बोलेगा। अब क्या हो रहा है देखो, मस्तिष्क से आने वाले श्वसन उद्दीपनों के कारण अपने आप ये प्रोसेस हो रही है। अभी हम सब सांस ले रहे हैं, क्या मालूम पड़ रहा है? नहीं। अपने आप हो रही है, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। क्या होगा? जैसे ही मस्तिष्क से श्वसन का उद्दीपन आता है कि सांस लेना है तो क्या होता है? ये बाह्य परशुक पेशियां संकुचित हो जाती है। ठीक, इसके कारण क्या होता है? ये देखो हमारा मान लो ये इतने हैं, बाह्य परशुक पेशियां संकुचित हुई श्वसन उद्दीपन के कारण, तो स्टर्नम और पसलियां, ये स्टर्नम और पसलियां आगे और ऊपर की ओर ये हो गए। अब कहाँ इतना सा आयतन था? स्टर्नम और पसलियां आगे और ऊपर की ओर। और जो हमारा ये है, ये वाला डायफ्राम, ये भी कहाँ जाता है? नीचे की ओर।
जैसे फुग्गा फुलाते हैं अपन बलून, तो वो फैलता है क्या नहीं, तो यही हमारे वक्षी भाग में हो रहा है कि बाह्य प्रक्षुब्ध पेशियों के संकुचन के कारण स्टर्नम और पेशियां बाहर और ऊपर की ओर और डायफ्राम नीचे की ओर हो जाता है। इसके कारण वक्षी गुहा का आयतन इतने से इतना हो जाता है। तो हमारे फेफड़े में वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, और जैसे ही वायुमंडलीय दाब कम हुआ, अपने आप वायुमंडलीय वायु, ऑक्सीजन युक्त वायु नाक श्वसन मार्ग द्वारा कहाँ पहुँच जाती है, फेफड़े में, और इसी को हम क्या कहते हैं, सांस लेना। समझ में आया? अब सांस छोड़ेंगे तो क्या बोलते हैं, CO2 युक्त वायु को श्वसन मार्ग द्वारा बाहर करना। सांस छोड़ना एक्सपायरेशन या निःश्वसन कहलाता है। अब इस समय क्या होता है, वक्षी गुहा का आयतन कम होता है। तो देखो बेटा, कम जैसे होता है, अंतरा प्रक्षुब्ध पेशियां संकुचित होती है। तो देखो ये नीचे से उत्पन्न हो रही है, ये ऊपर से हो रही है तो ये ऊपर खींचेगी, ये नीचे से उत्पन्न हो रही है तो ये जो हमारा ये इतना साइज है मान लो, ठीक। जब अंतरा प्रक्षुब्ध पेशियां संकुचित होती है तो पसलियां और स्टर्नम पीछे की ओर आ जाते हैं। इसके कारण वक्षी गुहा का आयतन इतना था, लेकिन क्या हो गया, और कम हो गया। आयतन कम होने के कारण हमारे फेफड़े में वायुमंडलीय दाब क्या होता है, वायु दाब, वायुमंडलीय दाब नहीं, वायु दाब बढ़ जाता है। इसके कारण अंदर वायु इकट्ठी हो गई CO2 युक्त, तो अपने आप क्या होता है, वो श्वसन मार्ग द्वारा वो वायु बाहर आ जाती है। इस तरीके से इन बाह्य प्रक्षुब्ध और अंतरा प्रक्षुब्ध पेशियों के संकुचन और शिथिलन, यानी एक बार ये संकुचित हो रही है, एक बार ये संकुचित हो रही है, शिथिलन नहीं, संकुचन के कारण वक्षी गुहा का आयतन कम होता है, और इसके कारण वक्षी गुहा का आयतन बढ़ता है, कम होता है। इस प्रोसेस के कारण ही हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। समझ में आया? कोई डाउट? अब यहाँ पर एक बिल्कुल सामान्य सा प्रश्न आता है कि श्वसन और श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर है। कितना सरल प्रश्न है, बताओ। श्वसन वे होती है जिससे कि हम हमारे अंदर जो भोजन है उसका अपघटन होता है, और श्वासोच्छ्वास में हम श्वसन लेते हैं और छोड़ते हैं। देखो दोनों अंतर अब समझ में आए ना, कि श्वसन की क्रिया भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अनुपस्थिति में भी हो सकती है, भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होना, ये श्वसन कहलाता है। जबकि ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर लेना, शरीर के अंदर लेना और बाहर निकालना CO2 युक्त वायु को, ये कहलाता है श्वासोच्छ्वास। श्वसन की क्रिया कोशिकाओं के अंदर हो रही, शरीर की कोशिकाओं के अंदर हो रही है, एक जैविक क्रिया है, क्योंकि शरीर की कोशिकाएं जीवित है, उनमें हो रही है। लेकिन श्वासोच्छ्वास की क्रिया हमारे नाक द्वारा हो रही है, वायुमंडल और हमारे श्वसन मार्ग के बीच में बाहर ही हो रही है, तो ये एक यांत्रिक क्रिया है। समझ में आया? श्वसन की क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है, श्वासोच्छ्वास की क्रिया में कोई ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे बढ़े।